भारतीय जनता पार्टी में बागी बोल थमने का नाम नहीं ले रहे। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा भी अब उन नेताओं की जमात में शामिल हो चुके हैं जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। आज उन्होंने भी गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले जेठमलानी की बगावत पर मुहर लगाई और फिर गडकरी को पार्टी और चरित्र की कसौटी पर तोल दिया। दोस्ती की दुहाई भी दी, लेकिन यह कहा कि पार्टी और देश सबसे बड़ा है। मैं सच्चाई के मामले में, सच के मामले में और सिद्धांत के मामले में, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल जेठमलानी जी हों कि लाल कृष्ण आडवाणी जी हों कि यशवंत सिन्हा जी हों, बिल्कुल उनके साथ हूं और साथ रहूंगा। जो बातें वो कह रहे हैं मैं समझता हूं उस पर अवश्य गौर करने की जरूरत है और ऐसे मामलों का जितना जल्द से जल्द फैसला हो वो बेहतर है पार्टी के लिए और देश के लिए। और साथ ही साथ इतना भी कह दूं, आप जब मुझसे ऐसा सवाल करते हैं तो मैं भी उसी सीख का हूं, मुझे भी वही शिक्षा, वही पाठ मिली है कि सबसे महत्वपूर्ण देश है, देश के बाद पार्टी है और पार्टी के बाद व्यक्ति है। तो मैं इस समय जो भी बातें कर रहा हूं देश हित में कर रहा हूं और पार्टी हित में कर रहा हूं। गडकरी जी को मैं हमेशा दोस्त की तरह देखता रहा हूं, मेरा उनसे रिश्ता दोस्ताना रहा है। मेरा उनसे कोई इस मामले में रिश्ता नहीं, इतना ही कि वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के जो भी अध्यक्ष होते हैं आप उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ साथ साथ आप पार्टी के अध्यक्ष हों या कोई भी जो किसी पद पे हो, बड़े पद पे हों, उनके लिए जरूर आपकी कामना होती है, जरूर आपकी ख्वाहिश होती है कि वो सच की कसौटी पे खरा उतरें, चरित्र की कसौटी पे खरा उतरें और चरित्र की कसौटी और सच की कसौटी पे खरा उतरने की घड़ी में अगर मेरे किसी मदद की जरूरत हो या मेरे किसी समर्थन की जरूरत हो, जैसे यशवंत सिन्हा जी को या राम कृष्णलानी जी को या लाल कृष्ण आडवाणी जी को या सुषमा स्वराज जी को हो, तो मैं हर घड़ी में तैयार हूं। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने यशवंत सिन्हा और राम जेठमलानी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी लिया। तो क्या यह माना जाए कि लाल कृष्ण आडवाणी भी गडकरी की मुखालफत कर रहे हैं? क्यों आखिर शत्रुघ्न सिन्हा ने गडकरी की इस पूरी कंट्रोवर्सी में कि उनको पद से हटाया जाए, इसमें लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लिया गया है? तो ये तो ये बात शत्रुघ्न सिन्हा की। बात करते हैं बीजेपी के राम की। अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करने का गुर कोई जेठमलानी से सीखे। पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगकर किरकिरी कराई, अब सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के मामले पर पार्टी लाइन के खिलाफ चले गए हैं। कांग्रेस खुश है और बीजेपी इस बयानबाजी के सियासी असर को कम करने में जुटी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा शराफत का काम किया है। मैं प्राइम मिनिस्टर का क्रिटिक हूं, मैं कांग्रेस गवर्नमेंट का क्रिटिक हूं। बीजेपी नेता राम जेठमलानी के मुंह से प्रधानमंत्री की तारीफ सुनकर अटपटा लगा हो, लेकिन जब आप ये जानेंगे कि किस मुद्दे पर तारीफ कर रहे हैं तो आप और भी हैरान रह जाएंगे। जिस सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर बीजेपी ने हो हल्ला मचाया हुआ है, उसी मुद्दे पर पार्टी लाइन के खिलाफ चल पड़े हैं राम जेठमलानी। रंजीत सिन्हा की सीबीआई निदेशक के तौर पर हुई नियुक्ति को सरकार का जायज कदम ठहरा दिया और यह भी दावा कर दिया कि बीजेपी जिस शख्स को सीबीआई के निदेशक पद पर देखना चाहती है वो उस पद का कतई हकदार नहीं। राम जेठमलानी ने इन्हीं आपत्तियों के साथ गडकरी को चिट्ठी भी लिखी और उस चिट्ठी को सार्वजनिक भी कर दिया। मैं अपने पार्टी की नुक्ताचीनी की है और मेरी अख्तियारी है और मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो मैंने तभी प्राइम मिनिस्टर को बधाई दी है और प्रेस को कहा है और गडकरी साहब को कहा है। खास प्रेस को तो बताया है मैंने गडकरी साहब को कहा है कि देखो इतना दस्तावेज मैं आपको भेजता हूं जिससे मालूम पड़ेगा कि ये आदमी सीबीआई का डायरेक्टर नहीं बनना चाहिए। अपने ही नेता जब पार्टी के उठाए मुद्दे की हवा निकालने पर तुले हो तो खलबली तो मचती है। बीजेपी में बेचैनी हुई या नहीं पता नहीं, लेकिन पार्टी के बड़े नेता यही जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जेठमलानी का विरोध तूल देने लायक नहीं। मैंने इसीलिए कहा मैंने चिट्ठी पे चिक नहीं करना है। सीबीआई निदेशक के मुद्दे पर कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर रही है राम जेठमलानी की चिट्ठी। अब तक विरोध का जवाब दे रहे थे, अब बस नसीहत दे रहे हैं। राम जेठमलानी जी ने जो बात कही है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को तमाम सच्चाइयां मालूम नहीं है जिसकी वजह से वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं इस बात से भी सहमत हूं और भारतीय जनता पार्टी को हर मामले में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उन्हें सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। पहले नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग और अब पार्टी के उठाए मुद्दे की ऐसी तैसी। राम जेठमलानी सियासी मंच पर बीजेपी की लगातार किरकिरी करते आ रहे हैं। बीजेपी हर बार लोकतांत्रिक पार्टी होने की दुहाई देकर किरकिरी से बचने की कोशिश करती रही है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।
और बिजली की हालत नहीं सुधरी तो 2015 चुनाव में वोट नहीं मांगूंगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में ऐसी ही प्रतिज्ञा ले ली है। अपने 7 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए नीतीश ने बिजली प्रतिज्ञा के अलावा अपने शासन का जमकर बखान भी पेश किया। हालांकि राज्य में उनके राजनीतिक शत्रु लालू प्रसाद यादव ने रिपोर्ट कार्ड का जमकर माखौल उड़ाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में एक मोटी सी किताब है जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा है विकास यात्रा। किताब बेहद खास है क्योंकि ये नीतीश शासन का रिपोर्ट कार्ड है जिसमें दर्ज है बिहार में नीतीश के 7 साल के कार्यकाल का पूरा हिसाब किताब। 26 नवंबर 2010 को नीतीश कुमार ने तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और वर्तमान कार्यकाल की दूसरी सालगिरह से ठीक पहले अपनी उपलब्धियों को रिपोर्ट कार्ड के जरिए पेश किया। जाहिर सी बात है खुद की तैयार की हुई रिपोर्ट कार्ड में सब कुछ अच्छा ही लिखा था, लेकिन सबसे ज्यादा जोर राज्य में बिजली की स्थिति पर था और इसके पीछे की वजह गौर फरमाने लायक है। 15 अगस्त को झंडो तोलन के बाद ये वादा कर दिया है कि बिजली की स्थिति सुधरेगी और नहीं सुधरेगी तो हम आपके बीच में वोट मांगने और इसलिए उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। बिहार में बिजली की गड़बड़ स्थिति से नीतीश भी अवगत है और वो भी जानते हैं कि बिहार के घरों में बल्ब का जलना है विकास का सबूत माना जाता है। शायद तभी उन्नति और प्रगति के तमाम दावों पर मुहर लगाने के लिए नीतीश ने अभी से सबके सामने बिजली प्रतिज्ञा ले ली। हालांकि राज्य में बिजली की स्थिति सुधारने की कसम खाने के बाद वो 2 साल की अपनी उपलब्धियों को गिनाना भी नहीं भूले। 2008 से 2012 तक के 4 वर्ष के लिए कृषि रोड मैप को तैयार करके उस पर हम लोगों ने अमल किया, उसका फायदा हुआ। यहाँ के किसानों में उत्साह जागा और लोगों ने विश्व रिकॉर्ड तक तोड़ा धान के मामले में और आलू की उत्पादकता के मामले में। नीतीश अपने कार्यकाल का गुणगान करे और उनके धुर विरोधी लालू प्रसाद यादव खामोश बैठे, ये नामुमकिन है। मुख्यमंत्री के दावों से इत्तेफाक रखना तो दूर, नसीहत दे डाली कि नीतीश को रिपोर्ट कार्ड नहीं माफी कार्ड पेश करनी चाहिए। आज के रिपोर्ट कार्ड पर नीतीश को कहना चाहिए था कि हम माफी मांगते हैं। हमारे राज्य में सामूहिक बलात्कार, कमजोर तबका के लोग, बेटियों को, महिलाओं को हर जगह अत्याचार अनाचार उनके ऊपर हुए, हम फेल हो गए, ये कार्ड में लिखना चाहिए था। नीतीश कुमार पिछले 7 साल से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सीएम के सुशासन के दावों पर कई सवाल भी उठे। लिहाजा माना जा रहा है कि अपने कार्यकाल की सालगिरह के बहाने जनता का भरोसा अपने साथ बरकरार रखने के लिए ही उन्होंने रिपोर्ट कार्ड को हथियार बनाकर पेश किया है। बिहार और बिजली में कोई खास रिश्ता नहीं है और इसी रिश्ते की समस्या को लेकर नीतीश कुमार ने अगले चुनाव के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है। अगर वो इसमें सफल होते हैं तो उन्हें वोट अपने आप मिलेंगे, लेकिन असफल होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरह वो घर घर बिजली पहुंचाने का दावा भी नहीं कर रहे, बल्कि बिजली की स्थिति में सुधार का वायदा कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। देश की जनता में बदलाव की उम्मीद जगाने के लिए एक और राजनीतिक पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक पार्टी से कितना बदलाव कर सकेंगे? देश में पिछले 6 दशक के लोकतंत्र का इतिहास कहता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने देश की जनता को सिर्फ ठगा है। जिस आपका इंतजार आपको था वो आपके सामने है। ये मजाक नहीं, मुद्दा है, वो भी बेहद गंभीर। आप यानी आम आदमी पार्टी, AAP। आम आदमी पार्टी के जनक हैं अरविंद केजरीवाल, वही जिन्होंने पिछले दिनों भ्रष्ट सरकार से त्रस्त जनता को इस देश में आशा की लहलहाती फसल का सपना दिखाया है। अब उस सपने को सच करने की तैयारी है, आ गई है आम आदमी पार्टी। और आज इस देश के आम आदमियों ने, आम औरतों ने और आम बच्चों ने इस देश के लिए तय किया है तो वो इस देश के अंदर एक आम आदमी पार्टी का निर्माण करेंगे और आज उस पार्टी का गठन किया गया है। आम आदमी पार्टी का आज गठन किया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि इस देश की राजनीति को चुनौती दी जाएगी, इन पार्टियों को चुनौती दी जाएगी। अब आम आदमी चुनाव लड़ेगा, आम आदमी वोट डालेगा, आम आदमी कैंपेनिंग करेगा और आम आदमी जाकर संसद और विधानसभा में बैठेगा।
आम आदमी पार्टी बिल्कुल आम होगी, खास कोई नहीं होगा, न अध्यक्ष होगा, न सचिव, न महासचिव, न प्रवक्ता। सभी सदस्य होंगे। देश के कोने कोने से आम आदमी आ रहे हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़, कामकाजी, बेरोजगार, व्यवसायी, नौकरी पेशा, रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक। जिस आम को इच्छा हो वो यहाँ आकर आम बनकर रह सकता है। भाई भतीजावाद नहीं होगा, जातिवादिता नहीं होगी, खानदानी विरासत की सियासत नहीं होगी। ये कुछ बिंदु हैं जिन्हें आपके सामने रखा गया है ताकि आप यानी एएपी के बारे में आप कोई तस्वीर बना सकें। आम आदमी पार्टी आ गई तो आम आदमी की सरकार मुस्कुराने लगी। मनीष तिवारी ने कहा, देश में पहले से 1500 पार्टियां हैं, एक और आ गई, बढ़िया है। शायद 1453 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं, तो अगर एक और शामिल हो जाएगा, इससे जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो और मजबूत होगी। बीजेपी ने भी कहा, बधाई हो। नकवी जी बोले, हमारी बिरादरी में आने का स्वागत है, लेकिन अब जरा संवैधानिक संस्थाओं की सेहत सुधारिए जिन्हें आप पहले हमेशा कोसते रहे। देखिए, हमारी तो उनको शुभकामना है, वो आम आदमी की पार्टी का नाम रखें, खास आदमी पार्टी का नाम रखें। अब वो चुनाव के मैदान में और राजनीति के मैदान में आए हैं, तो उन्हें जो है वो जो अभी तक जितनी बातें कहते थे उस बातों को करने का उनके लिए वक्त आया है। मेरी शुभकामनाएं हैं। सामान्य ज्ञान के लिहाज से मनीष तिवारी ने एक अच्छी जानकारी दे दी कि देश में पहले से 1500 पार्टियां हैं। तकरीबन 3 दशक के लोकतंत्र में 4 गुना लोग बढ़े, 33 करोड़ से 125 करोड़। राजनीतिक पार्टियां कई सौ गुना बढ़ गई। भूख बढ़ी, भय बढ़ा, चिंता बढ़ी, देश रास्ता भटक गया। राह दिखाने वाले कई आए, किसी ने हाथ हिलाया, किसी ने फूल खिलाया, कोई साइकिल चलाता है, कोई तीर चलाता है, लेकिन बदलता कुछ नहीं। अब अरविंद केजरीवाल ने भरोसा दिलाया है कि पूरे देश को बदलना है। आम आदमी की सरकार आम आदमी का ही शोषण करती है। अलग चाल चरित्र और चेहरा वाली पार्टी का चेहरा पढ़ना बेहद मुश्किल है। इसलिए आम आदमी अपनी ही पार्टी बनाए। पार्टी तो बन गई, लेकिन भविष्य के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है। पिछली सभी पार्टियों का इतिहास और वर्तमान हम देख रहे हैं। आंदोलन से लेकर राजनीति के सफर तक अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी को ही मुद्दा बनाया। अपनी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रखा और ये संकेत भी दे दिए कि भले ही निशाने पर तमाम राजनीतिक दल हो, लेकिन आर पार की लड़ाई तो कांग्रेस से ही होगी। अब ये पार्टी भविष्य में सिर्फ वोट काटने का जरिया बनेगी या फिर की सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी, ये फैसला तो जनता को ही लेना है। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मामला जुड़ा है मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव और लोकसभा चुनावों के लिए उनकी उम्मीदवारी के साथ। आजमगढ़ की यही पुकार, आजमगढ़ की यही पुकार। चंद लोग लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी की खास बात यह है कि ये किसी के विरोध के लिए नहीं, बल्कि किसी के समर्थन के लिए हो रही है। समर्थन मुलायम सिंह के छोटे सुपुत्र प्रतीक यादव के लिए। प्रदर्शन कर रहे लोग आजमगढ़ जिले के हैं, जो मुलायम सिंह से मांग कर रहे हैं कि आजमगढ़ से 2014 लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर प्रतीक यादव को जगह दी जाए, जबकि इस सीट के लिए समाजवादी पार्टी पहले ही बलराम सिंह यादव को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। जिसको टिकट दिया गया है उसमें किसी का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन किसी का एक का टिकट कैंसिल करके प्रतीक भैया को हमारे आजमगढ़ से टिकट देकर उनको मैदान में उतारा जाए। आक्रोशित लोग आजमगढ़ की बिगड़ी हालत से खफा है और यही मान रहे हैं कि मुलायम के बेटे प्रतीक यादव ही इनकी बिगड़ी संवार सकते हैं। अनुप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।